हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेस्ट पेपर के एनालिसिस का इस श्रृंखला में आज जो मैंने शामिल किया 50 क्वेश्चन, उसमें मैक्सिमम जो सवाल हैं वो साइंस के हैं। कल जो सवाल थे वो मैक्सिमम आपका जीके पेपर था, मतलब आर्ट्स पेपर था वो। आज जो मैक्सिमम प्रश्न है वो साइंस के हैं और करेंट के भी हैं। करेंट हर दिन कंटिन्यू चलते रहता है। थोड़ी बहुत आर्ट्स और साइंस के पेपर में यानी क्वेश्चंस में उतार चढ़ाव आते हैं। किसी दिन साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, किसी दिन आर्ट्स का क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, कर पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण गैस निकलती है। इन गैसों में मुख्यतः क्या होती है? क्वेश्चन में सीधा सीधा आपसे पूछा कि पेट्रोल और डीजल वाली जो गाड़ी होती है उसके जो धुएं निकलते हैं उनमें किसकी मात्रा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, नाइट्रोजन ऑक्साइड की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी उसमें होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा होती है, लेकिन उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा नहीं होती है। यानी ऑप्शन ये 4 नंबर जो है वो गलत है। आपका आंसर जो होगा 1, 2 और 3 होगा। यानी 1 नंबर विकल्प, ए नंबर विकल्प जो है वो सही है। 1, 2, 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी से किसका जो धुआं निकलता है उसमें से क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक मिश्रण होता है, ये उन सबों में निकलता है। तो यहां से भी और क्वेश्चन क्या क्या आपको जानने के लिए है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ईंधन का सही तरीका से दहन होता है तो ये गैसें निकलती है। अगर ईंधन का दहन सही मात्रा में नहीं हो रहा है, सही तरीका से नहीं हो रहा है, तो उससे ज़्यादातर जो गैसें निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है और वो CO2 की मात्रा को बढ़ाता है और ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट्रोल या डीजल गाड़ी से वो कौन सी गैस है, विषैली गैस है जो निकलती है और मनुष्य के रक्त में प्रवाहित होकर वो ऑक्सीजन की लेवल को घटा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। तो वहां पे आप आंसर कीजिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO का। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। और जो चौथा नंबर विकल्प है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आप जानिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC, यह एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस हम उसे बोलते हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है। पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में जो सहायक होता है उसी को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप याद रखिएगा, CFC एक हो गया, एक हो गया O3 जिसे ओजोन बोलते हैं, एक हो जाएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और सॉरी CO2, उसके बाद N2O नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद आपका जलवाष्प हो गया, और CH4 मीथेन जिसे बोलते हैं। तो ये सभी जो गैस है, ये जितने भी गैस हमने लिखे हैं, ये सभी जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। कौन कौन? CFC, O3, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और CH4। ये सभी गैस है। कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस है। इसमें से कुछ जानने योग्य बातें, जैसे आपको ओजोन O3 के बारे में आपको जानना है। इसके मापने की जो इकाई होती है उसे बोलते हैं डॉप्सन। क्या बोलते हैं? डॉप्सन बोलते हैं। ओजोन से आपको सड़ी मछली की जैसी गंध आती है। चांदी के चम्मच को ये काला रंग कर देता है ना। और ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण से हमें रक्षा करती है। उसके बाद देखिए, आपको CH4 यानी मीथेन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मीथेन। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। क्या आता है क्वेश्चन? सीधा सीधा आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थान है जहां से मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है या मीथेन गैस की उत्पत्ति नहीं होती? तो देखिए, मीथेन गैस जो CH4 है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ कहाँ से होती है, ये चीजें आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए, धान की खेत से, उसके बाद दलदली भूमि से, दलदली भूमि से, जानवर के मुंह से। जब जानवर खाना खाकर बैठकर वो देखिएगा मुंह चलाते रहता है, तो उस दौरान उसके मुंह से जो है
वो मीथेन गैस निकलता है। उसके बाद कोयले की खदान से, इन सभी स्थानों से मीथेन गैस निकलता है। तो ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन कि मीथेन गैस कहाँ से निकलता है, तो धान की खेत से, दलदली भूमि से, जानवर के मुंह से और कोयले की खदान से। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, CFC, CO2, O3 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया और CH4 हो गया। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। एक नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी भोजन का जो पोषक तत्व है उसके कथन कुछ दिए गए, उस पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कर रहा है वो देखिए, कार्बोहाइड्रेट तथा वर्षा नहीं क्या वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। बिल्कुल बात सही है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से ही तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान होता है। आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा अगर लेते हैं तो उससे 4.2 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में लगभग 50 से 75% ऊर्जा की भरपाई करती है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि प्रोटीन, खनिज, लवण हमारे शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। यह भी सही है कि प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारे शरीर में वृद्धि होता है प्रोटीन से ही। तो पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या कर रहा है वो देखिए, विटामिन हमारे शरीर की रोग से रक्षा करने में सहायक होता है। ये भी सही है कि विटामिन जो है हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में मदद करता है। तो तीनों के तीनों विकल्प सही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प सही होगा वो कौन सा होगा, डी नंबर, कि उपर्युक्त में सभी विकल्प सही है। डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन हम थोड़ा सा ज्यादा शामिल करते हैं इसलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अब आना शुरू हुए हैं और बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो, जब आप उस पे सही उसके थ्योरी को सही से पढ़े होंगे, तभी आप उसके क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। क्योंकि आप देखिए एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो एक ही है, 2 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप देखिए ये एक क्वेश्चन हो गया, इसमें क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है, उसके बाद भी ये क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिए और थ्योरी को थोड़ा बढ़िया से पढ़िए, तब इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बनाने में आसान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है, 1 2 3 तीनों सही है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है CHO 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बना होता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यह अनुपात है। इन तीनों से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक को ही हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड और एक होता है पॉलीसेक्राइड। क्या होता है, मोनो, डाई और पॉली, ये तीनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। और 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है, तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। प्रोटीन से संबंधित कुछ बातें याद रखें। प्रोटीन से संबंधित तो प्रोटीन नाम जो शब्द सबसे पहले दिया गया था वो बर्जिलियस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, बर्जिलियस के द्वारा दिया गया था। प्रोटीन जो है हमारे शरीर के निर्माण में मदद होता है। रिकेट्स और आपका ये क्वार्सियोकर्स और मरामर्श नामक रोग 2 प्रोटीन की कमी से होता है। विटामिन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आप याद रखिए कि विटामिन का खोज फंक के द्वारा किया गया। विटामिन को 2 पार्टों में बांटा गया, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, बाकी सारे किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। बाकी क्वेश्चन जब विटामिन का आएंगे तो हम उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। चलिए, तो इस प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। देखिए हमारे वीडियो का थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन लंबा होता है, लेकिन आप देखिए कि टाइम ड्यूरेशन लंबा होता है लेकिन कितने सारे फैक्ट आपको दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन में करीबन हम एक क्वेश्चन बताते हैं लेकिन उससे मल्टीपल फैक्ट्स की बात करते हैं, उस पर मल्टीपल से चर्चा करते हैं, जिससे आपको, आप अगर उतने सारे फैक्ट्स को अगर आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा किताब के माध्यम से, तो आप किताब के पन्ने पलटते रहिएगा, पता नहीं कहाँ पे कौन सा मैटर है, कहाँ पे मिलेगा आपको। तो आप उससे बचने के लिए आप थोड़ा सा वक्त देकर हमारे वीडियो को आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आपको बस बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिल जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ें और लास्ट में क्या लिखा हुआ है उसे आप घेरा लगा दिए। क्या असत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है। लास्ट में बिल्कुल केयरफुल होकर क्वेश्चन को पढ़ना है। हमारा मकसद ये नहीं सिर्फ कि क्वेश्चन को हल कराना है,
हर बात पे हम ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, उसका आंसर कैसे निकालना। तो क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ये सावधानी आपको रखना है कि जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ें तो हम लास्ट के पॉइंट को जरूर ध्यान से पढ़ें कि पूछा क्या जा रहा है। चलिए आते हैं, अब हमें असत्य कथन को यहाँ से ढूंढना है। कह रहा है विटामिन ए त्वचा और आंखों के स्वच्छ रखता है। बिल्कुल सही कि विटामिन ए जो है वो त्वचा और आंख संबंधित हमें स्वस्थता प्रदान करता है। उसके बाद कह रहा है कि विटामिन बी 1 घाव भरने में सहायक होता है। नहीं, विटामिन बी 1 नहीं घाव भरने में सहायक होता है। घाव भरने के लिए विटामिन सी, घाव भरने के लिए कौन सा, विटामिन सी। बी 1 जो विटामिन है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है, विटामिन बी 1। उसके बाद है विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है कि विटामिन सी जो है वो रोगों से लड़ने में सहायक होता है ये। उसके बाद कह रहा है कि विटामिन डी हमारे अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। बिल्कुल सही कि विटामिन डी जो है वो अस्थि और दांत में कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को मदद करता है। तो देखिए आपका स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है, ए नंबर सही है, 2 नंबर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि घाव को भरने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। और सी नंबर भी सही है, डी नंबर भी सही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर गलत है। विटामिन बी 1 जो है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में काम आता है। विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है उसे बोलते हैं थायमिन। क्या बोलते हैं? थायमिन, है ना। विटामिन बी 1, बी को विटामिन नहीं होता है, बी 1 कॉम्प्लेक्स है इसका। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। आपको पता है एक क्वेश्चन आता है, पूछा गया है एग्जाम में कि गोल्डन फाइबर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन चावल में, गोल्डन राइस में, गोल्डन फाइबर नहीं, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। विटामिन ए रेटिनॉल इसे बोलते हैं, रतौंधी और जीरोप्थैलेमिया नामक जो बीमारी भी होता है वो विटामिन ए की कमी से ही होता है। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और मसूड़ा संबंधित रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको इस क्वेश्चन पे विचार करना है कि फ्लैक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलीन, रेशा उपर्युक्त तंतुओं में से कौन सा संश्लिष्ट का उदाहरण है? अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो दिया गया ये 5 है उसमें से कौन सा ऐसा है जो संश्लिष्ट रेशा है। तो देखिए एक होता है संश्लिष्ट रेशा, एक होता है प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशा का मतलब क्या होता है कि जिसका निर्माण में प्राकृतिक स्रोत हो, यानी जिस रेशा का निर्माण, जिस तंतु का निर्माण प्राकृतिक स्रोत से हुआ हो उसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैसे कपास, जूट, ये सब। जैसे कपास, कपास का आप निर्माण कृत्रिम तरीका से नहीं कर सकते हैं। कपास का आप निर्माण जो है कपास के पेड़ को वो उपजाकर उससे पैदा कर सकते हैं। जूट का जो निर्माण है जूट के पौधे को लगाकर आप उससे ये जूट निकाल सकते हैं, लेकिन आप बिना कृत्रिम तरीके से आप इसे नहीं बना सकते हैं। तो प्राकृतिक रेशा उसे कहते हैं जिसके निर्माण में प्राकृतिक सोर्स की आवश्यकता होती है। और संश्लिष्ट रेशा हम उसे कहते हैं जिसका निर्माण में प्राकृतिक सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे नायलॉन, जैसे आपका टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का बर्तन बनाने, ये सभी किसी भी प्राकृतिक सोर्स से नहीं बनाया जाता है, ये सभी किसी न किसी रासायनिक तरीके से इसे बनाया जाता है। तो जो रेशा रासायनिक तरीके से बनाया गया है उसे संश्लिष्ट रेशा कहते हैं, और जो प्राकृतिक सोर्स से बनाया गया है उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो देखिए फ्लैक्स का मतलब होता है जूट। फ्लैक्स का मतलब क्या होता है? जूट। तो जूट का निर्माण होता है प्राकृतिक तरीका से, ये कृत्रिम तरीका से होगा नहीं, तो संश्लिष्ट होगा नहीं ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका कि पॉलिस्टर, पॉलिस्टर बनाने के लिए आप कृत्रिम तरीका का प्रयोग करेंगे। नायलॉन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? कृत्रिम तरीका का प्रयोग करेंगे। और एक्रिन बनाने के लिए भी आप किसका प्रयोग करेंगे? कृत्रिम तरीका का। रेशम, रेशम का कीट से वो प्राप्त होता है तो वो प्राकृतिक तरीका से। तो आप यहाँ पे देखिए कि 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ऐसा है जो आप कृत्रिम तरीका से तैयार करते हैं। इसका मतलब ये तीनों जो है वो संश्लिष्ट रेशा है। कौन सा रेशा है? संश्लिष्ट रेशा है। कौन सा? तो पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिन। जबकि रेशम, फ्लैक्स जिसे जूट बोलते हैं, कपास, ये सभी प्राकृतिक रेशा है। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर विकल्प में देखिए लिखा हुआ है केवल 2, 3 और 4। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर होगा। 2, 3 और 4 सही आंसर है। आप अच्छे तरीका से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आता है
कि संश्लिष्ट रेशा कौन सा है, प्राकृतिक रेशा कौन सा है। प्राकृतिक रेशा का मतलब जिसका स्रोत प्राकृतिक से है, और संश्लिष्ट रेशा का मतलब जिसका सोर्स जो है वो प्राकृतिक से नहीं है, यानी किसी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इसे तैयार किया गया है। तो बस इतना में ही आपको अंतर याद रखना है। पहला संश्लिष्ट रेशा का नाम पूछेगा तो आंसर करेंगे नायलॉन को। किसे आंसर करेंगे? नायलॉन को। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची पहला दिया गया, सूची दूसरा दिया गया है। तो पहला में त्वरण, त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप देखिए 1 का हो जाएगा 3 नंबर पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा न्यूटन, तो बी का हो जाएगा 4 नंबर पे। कार्य का क्या हो जाएगा? जूल, इधर आ जाएगा। तो आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू सेकेंड। तो देखिए 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 1 का 3, यहाँ पे एक ही ऑप्शन से आपका आंसर क्लियर है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1, 3 का 1 और 4 का कौन सा? 2। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड, कार्य का न्यूटन, बल का न्यूटन, कार्य का जूल और आवेग का न्यूटन सेकेंड। ये आपका मिलान करना था यूनिट से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रहा हो तो इसके त्वरण क्या होंगे? क्या ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, जीरो होगा या परिवर्तनशील रहेगा? देखिए क्वेश्चन में क्या करा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रहा है, यानी उसके गति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसके त्वरण में परिवर्तन होने की बात ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण करते हैं। जब वेग में परिवर्तन होगा तब त्वरण उत्पन्न होगा। और यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि गति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका जो त्वरण होगा वो जीरो होगा। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। चलिए 6 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है? उत्तोलक एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन रेगुलर रिपीट होता है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है उत्तोलक। सही है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है कौन? उत्तोलक। अब देखिए उत्तोलक से संबंधित बहुत सा क्वेश्चन आता है। उत्तोलक एक प्रकार का क्या है? तो मशीन है। क्या है? मशीन है। ठीक है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का। और उत्तोलक का जो होता है वो 3 हिस्सा भी होता है। कौन कौन सा वो 3 हिस्सा होता है वो समझिए आप, क्योंकि पूरा क्वेश्चन इसी पे बनता है। एक होता है भार बिंदु, एक होता है भार बिंदु, एक होता है आलम्ब और एक होता है आयास, या इसी को बोलते हैं प्रयास। क्या बोलते हैं? प्रयास। तो देखिए भार बिंदु वो बिंदु होता है उत्तोलक का जहां पे कार्य होता है, कार्य होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये कैंची है, ठीक है, ये कैंची है और यहां से ये रोटेशन होता है और कार्य कहां पे होगा? यहीं पे होगा। तो ये इसका भार बिंदु हो गया। क्या हो गया? इसका भार बिंदु हो गया। अब आलंब, आलंब या फलक्रम हम उसे बोलते हैं जहां पे कोई भी उत्तोलक स्वतंत्र रूप से घूमता है। तो देखिए कैंची का रोटेशन जो पॉइंट होता है वो ये वाला होता है। कहां पे होता है? ये वाला होता है। तो इस बिंदु को हम बोलेंगे आलंब। क्या बोलेंगे? आलंब, है ना। और जहां पे प्रयास किया जाता है यानी अपना एफर्ट लगाया जाता है, उस बिंदु को ये वाला बिंदु है, वो वाला, है ना। तो कैंची में यहीं से हम अपना बल लगाते हैं कैंची से काटने के लिए। तो ये वाला बिंदु जो होता है वो प्रयास या आयास बिंदु बोलते हैं। तो उत्तोलक 3 प्रकार के, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और एक उत्तोलक में 3 पार्ट होता है उसका। कौन कौन सा? तो एक होता है भार बिंदु, एक होता है आलम्ब, एक होता है प्रयास बिंदु। भार बिंदु क्या कहते हैं? जहां पे कार्य होता है। आलम्ब क्या कहते हैं? जहां पे उत्तोलक घूमता है। और प्रयास कहां पे होता है? जहां पे हम बल लगाते हैं यानी प्रयास करते हैं, उसे प्रयास बिंदु बोलते हैं। अब देखिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऐसे इस क्वेश्चन को बनाना है। इस क्वेश्चन को बनाना FLE, इस थ्योरी से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। ये FLE क्या है? F का मतलब होता है फलक्रम। क्या होता है? फलक्रम। इसी को बोलते हैं आलम। क्या बोलते हैं? आलम। L का मतलब होता है लोड और इसे बोलते हैं भार बिंदु। और E का मतलब एफर्ट, इसे बोलते हैं प्रयास बिंदु। क्या बोलते हैं? प्रयास बिंदु। तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है, ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है और ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। अगर उत्तोलक के बीच वाला हिस्सा F आ गया तो मान के चलिए कि वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अगर उत्तोलक का बीच वाला हिस्सा लोड है यानी भार बिंदु है तो वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। और अगर उत्तोलक का हिस्सा एफर्ट है, प्रयास बिंदु है,
तो वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। आइए देखिए आपको समझाते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। देखिए हमने उत्तोलक का यहाँ पे प्रकार लिया है। जैसे देखिए ये है पिलास, क्या है पिलास। आप समझिएगा इस बात को कि ये देखिए पिलास है, तो पिलास का देखिए ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पे कार्य होता है, ये वाला बिंदु पे ये स्वतंत्र रूप से घूमता है और यहाँ पे उसको बल लगाया जाता है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया FLE फलक्रम क्या होता है कि जहाँ पे उत्तोलक स्वतंत्र रूप से घूमता है। तो देखिए तो कि इसका जो घूमने वाला हिस्सा है वो बीच में है, इसका मतलब ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो जहाँ पे उत्तोलक रोटेशन होता है वहाँ अगर बीच में है वो, तो वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अगर लोड यानी कार्य वाला हिस्सा बीच में आ गया तो वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, और अगर प्रयास वाला हिस्सा बीच में आ गया तो वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा आप याद कीजिएगा। देखिए ये सभी चीजें आप डायरेक्ट याद रखिए कि पिलास, कैंची, तराजू, नेल कटर, चापाकल और ये आपका हैंड ब्रेक जो होता है वो साइकिल का, ये सभी जो है वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। उसके बाद देखिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या क्या आपका आ जाएगा, सरौता हो जाएगा, खैनी काटने का मशीन हो जाएगा, नींबू निचोड़ने का मशीन हो जाएगा, एक पहिए वाला गाड़ी, ये सभी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। कौन कौन, स्रोत, ये सरौता आपका वो खैनी काटने का मशीन, नींबू निचोड़ने का मशीन, एक पहिए वाला कूड़ा का गाड़ी, ये आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। जबकि चिमटा, किसान का हल और हाथ में वेलचा, ये सभी जो है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो उत्तोलक का क्वेश्चन आप इस प्रकार से बनाइए कि उत्तोलक हम जो आपको बताए हैं उसे आप फिर से अगर नहीं समझ में आए तो एक बार रिवीजन के पीछे बैक करके आप देखिएगा इस वीडियो को कि उत्तोलक के क्वेश्चन को कैसे पकड़ा जाता है FLE से। फिर आएगा अगले बार इसको ऐसे क्वेश्चन मैं आपको फिर बताऊंगा। आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। बस देखते रहिए कि कैसे इन चीजों को पकड़ा जाता है और कैसे इन चीजों का क्वेश्चन का आंसर किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो आप देख रहे हैं और देखने के चक्कर में आप सीखने के चक्कर में भूल जाते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद आगे देखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 8 कह रहा है कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी विलयन है, जब उसे हम गर्म करेंगे तो उसकी विलयता क्या होगी, और बढ़ेगा। सिंपल सी बात है कि किसी भी प्रकार का विलयन है, उसकी विलयता को बढ़ाने के लिए उसके तापमान को बढ़ाते हैं। तो विलयन का तापमान बढ़ रहा है, इसका मतलब विलयता बढ़ेगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब देखिए इन 5 विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल बिल्कुल जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण इसके बिना होगा नहीं। हरे पत्तियों में क्लोरोफिल पाया ही जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्सीजन ये भी जरूरी है कि नहीं जरूरी है ये। देखिए इसका क्या आंसर निकल के आता है। जल ये भी जरूरी है, प्रकाश ये भी जरूरी है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कौन सा एक आंसर सही है वो ढूंढना है आपको। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि जल जो है और ऑक्सीजन जो है, जल का सूत्र क्या होता है H2O। तो इस जल की मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और पेड़ पौधे जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, जल से ही ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए अलग से उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं वातावरण में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है और प्रकाश की जरूरत होती है। यानी आपका जो सही विकल्प होगा वो कौन सा आंसर सही होगा, तो 1 नंबर सही है, 2 नंबर होगा, 4 नंबर और 5 नंबर। तो सी नंबर विकल्प आपका सही है। 1 2 4 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश ये सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल प्रकार का जो प्रकाश होता है, लाल में सर्वाधिक होता है और हरा में तो होता ही नहीं है, बैगनी में वैसे सबसे कम होता है ना। मेल्विन कैल्विन को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखना है ये सारी बात। प्रकाश संश्लेषण जो है एक ऑक्सीडेशन यानी अपचयन और उपचयन प्रकार की अभिक्रिया भी है। चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से संबंधित है।
हमें पूछा गया कौन सा है, ये पूछा जा रहा है कि न्यूटन का द्वितीय गति के नियम का उदाहरण कौन सा है, वो हमें ढूंढना है। पेड़ पौधे के टहनियों को हिलाने से फूल पत्ते फल का गिरना, जी नहीं, ये प्रथम गति का नियम का उदाहरण है, ये प्रथम गति के नियम का उदाहरण है। टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगती है, जी ये सही है, ये द्वितीय गति का नियम का उदाहरण है। नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाना, बिल्कुल सही है, ये भी तृतीय गति का नियम का उदाहरण है। तो हमें पूछा गया था द्वितीय गति का नियम का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि टेनिस की गेंद को कैच करना क्रिकेट की गेंद के कैच करने की तुलना में कम चोट लगता है, ये आपका सही आंसर है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको क्वेश्चन में आते हैं, जैसे प्रथम गति के नियम से और भी एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे कि अगर आप किसी गाड़ी में यानी बस में या किसी भी गाड़ी में आप बैठे हुए हैं और बस रुकी हुई है, अचानक जब बस चलना शुरू होती है तो आप पीछे की ओर चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप विराम के जड़त्व अवस्था में थे, यानी जो आपके पास जड़त्व थी वो विराम की स्थिति में थी, यानी विराम का जड़त्व था आपके पास। जब गाड़ी चल रही है और जैसे ही आपका ब्रेक गाड़ी का लगता है तो आप आगे की ओर झुकते हैं, इसका कारण है कि आप गति के जड़त्व के साथ थे, इसलिए आपका झुकाव आगे की ओर हो गया। तो ये दो उदाहरण हो गया। उसके बाद उदाहरण और क्या आएगा इसका कि किसी कंबल को जब आप डंडे से पीटते हैं तो उसकी धूल जो उसकी कण होती है वो गिर जाती है, ये भी न्यूटन के प्रथम गति के नियम का उदाहरण है। उसके बाद इसमें और क्या उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर एक गिलास है, इस पे एक कागज रख दीजिए, इसके ऊपर एक सिक्का रख दीजिए, जब इस कागज को आप खींच लीजिएगा तो सिक्का गिलास में गिर जाएगा, ये भी आपका प्रथम गति के नियम का उदाहरण ही है। तो इस प्रकार आपको प्रथम गति के नियम का उदाहरण आपसे पूछा जाता है। द्वितीय गति के नियम और भी देखिए, चोट लगने वाला जितना भी एग्जाम्पल है ना वो सारे द्वितीय गति के नियम में जाते हैं। जैसे लंबी कूद ऊंची कूद करने के लिए जमीन को कोड़ दिया जाता है ताकि चोट कम लगे, कराटे वाले लोग गद्दे का प्रयोग करते हैं ताकि चोट कम लगे, गाड़ी में सॉकर का प्रयोग करते हैं ताकि चोट कम लगे, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद किसी भी कील को यानी कील जो होता है उसे गहराई तक ठोकने के लिए आप भारी हथौड़े का प्रयोग करते हैं, ये भी द्वितीय गति का नियम का उदाहरण है। तृतीय गति का नियम का उदाहरण आपका ये नाव से कूदने के बाद पीछे की ओर या फिर जो भी मतलब पीछे की ओर झटका देता है वो आपका द्वितीय गति का नियम का उदाहरण, ये तृतीय गति का नियम का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार आप ये एग्जाम्पल ही ज्यादातर पूछे जाते हैं न्यूटन के नियम से, ठीक है। तो न्यूटन के नियम से और भी क्वेश्चन पूछता है कि न्यूटन का एक पुस्तक था प्रिंसिपिया, वो उसका पुस्तक था, उसमें गति के 3 नियम का वर्णन किया था। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल का परिभाषा मिलता है और न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजन मिलता है, यानी बल का फार्मूला मिलता है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को क्या बोला जाता है, तो उसे जड़त्व का नियम भी बोला जाता है, या गैलीलियो का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मार्कर से बोर्ड पर लिखा जाता है किस बल के कारण, यानी कौन सा ऐसा बल है जिसके कारण मार्कर से बोर्ड पर लिखा जाता है। तो देखिए मार्कर और बोर्ड दोनों जो है वो 2 प्रकार के अणु से बने हुए हैं। मार्कर अलग अणु से बना हुआ है और बोर्ड अलग अणु से बना हुआ है, यानी अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम बोलते हैं असंजक बल। क्या बोलते हैं? असंजक बल। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो असंजक बल होगा। एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को बोलते हैं ससंजक बल और अलग अलग प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को बोलते हैं असंजक बल। तो ध्यान रखना है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप सीधा सा समझिए, जो एक दूसरे में चिपक जाएगा या एक दूसरे से लिपट जाएगा वो असंजक बल, और जो एक दूसरे से नहीं चिपकेगा वो ससंजक बल। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन आता है आपको कि ये मान लीजिए ये शीशा का एक प्लेट है, इस पे अगर हम पानी देते हैं तो शीशे को ये भिगो देता है, लेकिन यही शीशे की प्लेट पे अगर हम आपका पारा को रखते हैं तो ये गोल बन जाता है। क्या बन जाता है? गोल आकृति धारण करता है, जबकि पानी जो होता है इस पे भिगो देता है। कारण क्या है कि पारे का जो ससंजक बल है ना वो पारा और शीशे के असंजक बल के तुलना में काफी अधिक है, जिसके कारण पारा गोल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी का जो ससंजक बल है वो कमजोर पड़ जा रहा है पानी और शीशे के असंजक बल के तुलना में, जिसके कारण वो भिगो देता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना ससंजक और असंजक क्या है कि ससंजक बल समान अणुओं के बीच, असंजक बल दोनों अलग अलग अणुओं के बीच। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोल हो जाती है। जल का जो बूंद गिरता है वो किस गुणधर्म के कारण गोल हो जाता है।
तो आपको पता है कि जो गोल हो जाता है यानी वो कम से कम क्षेत्रफल अपना लेने का प्रयास करता है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव जो है वो कम क्षेत्रफल का ही एक उदाहरण है कि यानी वो कम से कम क्षेत्रफल लेगा। पृष्ठ तनाव से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। न्यूटन प्रति मीटर इसका जो होता है यूनिट, और इससे जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो देखिए क्या क्या पूछे जाते हैं कि मीठा जो गर्म सूप, मीठा नहीं गर्म सूप जो होता है वो स्वादिष्ट लगता है, किसके कारण? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण। कपड़े में ये जब पानी में जब आप डिटर्जेंट को डालते हैं तो कपड़े धुलकर साफ हो जाते हैं, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण आप जानते हैं कि मच्छर अगर कहीं पे पानी भरा हुआ है और वहां पे मच्छर की संख्या ज्यादा है, तो अगर आप उसमें किरासिन तेल यानी मट्टी का तेल डाल देते हैं तो पृष्ठ तनाव कम जाता है और लार्वा टूट जाता है, जिसके कारण वहां पे मच्छर मर जाता है। तो ये भी पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। पतली सुई जो है वो पानी पे तैरता है, जबकि मोटा जो सुई होता है वो डूब जाता है, किसके कारण? तो ये भी पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। तो ये सारे उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा वो देखिए। निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा का संचरण बिना माध्यम से होता है? यानी ऊष्मा का जो संचरण होता है वो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो कौन सा विकल्प है? तो देखिए रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण। क्या होता है? विकिरण। और विकिरण में जो होता है वो किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ऊष्मा संचरण के लिए। सूर्य से जो ऊष्मा आता है वो विकिरण माध्यम से ही आता है। सूर्य से जो ऊष्मा आता है वो विकिरण माध्यम से ही आता है। और आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि मान लिया जाए कि ये कोई भट्टी है जो जल रहा है और यहाँ पे आदमी कोई खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ऊष्मा आता है ये भी विकिरण माध्यम से ही आता है। किस माध्यम से आता है? विकिरण माध्यम से आता है। ये सब क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि किसी भट्टी से ऊष्मा जो आता है किसी व्यक्ति तक वो किस कारण होता है, किस विधि से आता है? तो विकिरण माध्यम से आता है। सूर्य की जो ऊष्मा आती है वो किस माध्यम से आती है? तो विकिरण माध्यम से आती है। और इसमें जो है वो किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है चलने के लिए। और विकिरण का ये आपका जो ऊष्मा का संचरण का सबसे तीव्र माध्यम है वो विकिरण माध्यम है, जिसे इंग्लिश में क्या बोला गया है? रेडिएशन। क्या बोला गया है? रेडिएशन। उसके बाद कंडक्शन। क्या है? कंडक्शन। कंडक्शन को बोलते हैं चालन। क्या बोलते हैं? चालन। चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण जो होता है वो ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में होता है। ये क्या करता है कि मान लिया जाए ये कोई एक रॉड है और इसमें अणु लगे हुए हैं, सभी अणु मिलकर ये रड का निर्माण किया गया है। तो ऊष्मा का संचरण चालन विधि से जो होता है ये अणु इसे गर्म करेगा, ये अणु इसे गर्म करेगा, ये अणु इसे गर्म, और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, यानी एक दूसरे को गर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ऊष्मा का संचरण एक दूसरे के माध्यम से जब होगा तो उसे हम चालन विधि कहते हैं, यानी कंडक्शन विधि कहते हैं, और वो ठोस में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को बोलते हैं संवहन। क्या बोलते हैं? संवहन। संवहन का मतलब ये होगा कि जब संवहन विधि से ऊष्मा का जो संचरण होता है वो इस प्रकार से होता है। आप थोड़ा सा समझिएगा इसमें कि मान लीजिए कि इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आग लगाए हैं, ठीक है, इसको हीट दे रहे हैं नीचे से, तो गर्म होगा। आपको पता है कि गर्म जल जो होगा वो हल्का होगा और जो ठंडी जल होता है वो भारी होता है। तो गर्म जल उठकर ऊपर चला जाएगा और ठंडी जल ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये प्रक्रिया इस प्रकार से चलते रहेगा। तो अणुओं का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। अणुओं का स्थानांतरण से जब ऊष्मा का संचरण होता है तो उसे हम संवहन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवहन विधि बोलते हैं। जब अणुओं का स्थानांतरण से, किससे? अणुओं का स्थानांतरण से ऊष्मा का संचरण होता है तो उसे कौन सा विधि बोलते हैं? उसे आप संवहन विधि बोलते हैं। और वायुमंडल जो हीट होता है, वायुमंडल जो है गर्म होता है वो संवहन विधि से ही गर्म होता है। तो यहाँ पे आपको हमने तीनों तथ्य बताया है। रेडिएशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है। रेडिएशन को विकिरण बोलते हैं, कंडक्शन को चालन बोलते हैं और कन्वेक्शन को संवहन बोलते हैं। तो ऊष्मा का संचरण बिना माध्यम से होता है रेडिएशन में, यानी विकिरण माध्यम से होता है। आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन से इतने सारे तथ्य जानने को मिले हैं। आप इतने सारे फैक्ट्स को अगर आप पढ़िएगा तो बहुत सारे किताब कॉपी आपको पलटने होंगे। हम कम समय में आपको ये सारे तथ्य आपको बता देते हैं। तो एक लाइक बनता है इसके लिए हमारी वीडियो को। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवरक्त किरण का खोज किसने किया? तो अवरक्त किरण का खोज किया गया था रिटर के द्वारा, सॉरी हर्शेल के द्वारा, है ना। और
रिटर के द्वारा तो किया गया परावैंगनिक किरण का खोज, और आपका न्यूटन के द्वारा किया गया दृश्य किरण का खोज, और रोएंटजन के द्वारा किया गया एक्स किरण का खोज। ठीक है, तो आपको याद रखना अवरक्त किरण का खोज किसने किया? हर्शेल के द्वारा, रिटर के द्वारा परावैंगनिक, और न्यूटन के द्वारा दृश्य विकिरण का खोज किया गया। ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग के खोज करता है। विद्युत अवरक्त किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि विद्युत चुंबकीय तरंग वैसे तरंग होते हैं जिनको मतलब चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और कितने विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो 7 विद्युत चुंबकीय तरंग है। कितने हैं? 7। सातों का हमने बताया था, जिसमें गामा से शुरू होता है, गामा से, और गामा का जो है वो चाल और तरंग दैर्घ्य जो होता है वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। बाद वाक्य आपसे पूछे वेधन क्षमता, ऊर्जा, विकृति, ये सभी जो है वो गामा का क्या होता है? अधिक होता है। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। आइए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन करा है कि वर्णधता के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? वर्णधता के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको देखिए, क्या बाइफोकल, अभिसारी, अपसारी, कौन सा? तो आंसर जो इसका होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्णधता एक ऐसी बीमारी है जिसको कोई इलाज नहीं है। ये एक वंशानुगत बीमारी है, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चलते आती है। और वर्णधता में आपको लाल और हरे रंग को, लाल और हरे रंग का ज्ञान नहीं हो पाता, यानी क्लियर आप नहीं पता चल पाता है कि लाल है या हरा है। तो इस बीमारी में कौन सा रंग पता नहीं चलता है? तो लाल रंग और हरा रंग। वर्णधता बीमारी होता है आंख के शंकु कोशिका में गड़बड़ी के कारण ही वर्णधता नामक रोग होता है। और ये एक वंशानुगत बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। इसकी कोई भी इलाज नहीं है और इसे किसी भी लेंस के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। लाल और हरे रंग का क्लियर पता इसमें नहीं चलता है। ठीक है, और भी आंख से संबंधित बीमारी देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या क्या। एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट, कौन सा? निकट दृष्टि दोष। थोड़ा सा आप समझिएगा यहाँ से। एक होता है निकट दृष्टि दोष। तो मान लिया जाए कि एक वस्तु यहाँ पे है और एक वस्तु यहाँ पे है। तो आपको अगर ये वाला वस्तु दिखाई दे रहा है और ये वाला वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला वस्तु आपको नहीं दिखाई दे रहा है और ये वाला वस्तु दिखाई दे रहा है, तो नजदीक की वस्तु दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको नजदीक वाला दोष हुआ है। ये समझिएगा। ये नहीं कि आपको दूर वाला वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष बोलिएगा, नहीं। जो वस्तु दिखाई पड़ रहा है वही बीमारी से आप ग्रसित है। उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि एक वस्तु यहाँ पे है और एक वस्तु यहाँ पे है। अगर आपको ये वाला वस्तु दिखाई पड़ रहा है और ये वाला वस्तु नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ रहा है, दूर की वस्तु दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपको दूर दृष्टि दोष हुआ है। तो जो वस्तु दिखाई पड़ता है वही दोष से आप ग्रसित होते हो। क्वेश्चन ये पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ रहा है तो वो कौन सा दृष्टि दोष से ग्रसित है? दूर की वस्तु दिखाई पड़ रहा है उसको, इसका मतलब है कि दूर दृष्टि दोष ही होगा। नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ रहा है तो नजदीक वाला दृष्टि दोष होगा, यानी निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, और ये इसका निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक होता है कि ना तो दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगा ना ही नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ेगा, जिसे प्रिंस बायोपिया बोलते हैं। उसे बाइफोकल लेंस या द्विफोकल लेंस के द्वारा उसे ठीक किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। 15 नंबर हो गया है ना। आइए 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को बोलते हैं सेरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी। सार्कोलॉजी बोलते हैं, सार्कोलॉजी बोलते हैं मांसपेशियों के अध्ययन को। किसके अध्ययन को? मांसपेशियों को अध्ययन को। मेमोलॉजी बोलते हैं स्तनधारियों को, स्तनधारियों के अध्ययन को। और न्यूरोलॉजी बोलते हैं तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को। तो ध्यान रख रहा है, एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को सोरोलॉजी, सार्कोलॉजी बोलते हैं मांसपेशियों के अध्ययन को, मेमोलॉजी बोलते हैं स्तनधारियों का अध्ययन को, और न्यूरोलॉजी बोलते हैं तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को। आइए 16 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है दिए गए कथन पर विचार करें। क्या विचार करना है? कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। बिल्कुल सही है कि पादप कोशिका का कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। गलत, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि उपर्युक्त में दिए गए कथन में असत्य को ढूंढना है। ये ध्यान रखना है, पढ़ना थोड़ा ध्यान से है कि क्या पूछा जा रहा है, सत्य या असत्य। तो असत्य को ढूंढना है।
तो असत तो 2 नंबर हो गया, इसमें लाइसोसोम पाया नहीं जाता है, तो बी नंबर विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा कि लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है, जबकि कोशिका भित्ति पाया जाता है और वो सेलुलोज का बना होता है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है समसूत्री विभाजन? देखिए कोशिका में जो कोशिका में विभाजन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कोशिका में विभाजन 3 प्रकार के होते हैं, एक असूत्री होता है, एक अर्धसूत्री होता है और एक समसूत्री होता है। इस विभाजन का जो खोज करता थे वो विर्चाओ थे। क्या नाम था उनका? विर्चाओ के द्वारा इसे खोज किया गया था। तो देखिए असूत्री विभाजन बोले और आपका ये हो गया असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिका में होता है। किसमें होता है? कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जनन कोशिका में होता है और असूत्री विभाजन जो होता है वो अविकसित कोशिका में होता है। अविकसित कोशिका में होता है। तो ध्यान रखना है कि असूत्री विभाजन किसमें होता है? अविकसित कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में और समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। अब यहां से आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो समसूत्री विभाजन देखिए ना किसमें हो रहा है? कायिक कोशिका में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कायिक कोशिका, सी नंबर विकल्प इसका सही हो जाएगा। अमीबा, प्रोटोजोआ, नीलहरित शैवाल, जीवाणु, ईस्ट, ये सभी में असूत्री विभाजन होता है, ध्यान रखिएगा ये। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को इलियम्स भी कहा जाता है और क्षुद्रांश भी बोला जाता है। क्षुद्रांश भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा छोटी आंत को इलियम्स और क्षुद्रांश भी बोला जाता है। देखिए ये वाला जो आकृति है वो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं और यहीं पे आपका छोटी आंत में ही भोजन का जो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। सही है। और बड़ी आंत आपका ये वाला हिस्सा हो गया, बड़ी आंत जो लास्ट में भोजन जहां पे जाता है। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर है आपका 19 के बाद क्वेश्चन नंबर आइए 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? यानी नागफनी का जो पौधा होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है किससे? पत्तों से, जड़ से, तना से, या इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है। कोई भी ऐसा पौधा नहीं जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण होता है लेकिन उसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो तना से होता है। किससे होता है? तना से होता है। देखिए जो नागफनी है वो आप देखिएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादातर मिलते हैं। कहाँ पे? मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादा पे मिलते हैं। तो वो मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको मिलेगा तो वो कटीले टाइप के होते हैं। वो हरा टाइप का होगा और कटीले टाइप का होगा। आप देखोगे उस पौधे को तो उसका जो हरा टाइप का हिस्सा होता है वही उसका तना होता है और प्रकाश संश्लेषण उसी से होता है वो। तो ध्यान रखिएगा नागफनी जो है वो प्रकाश संश्लेषण किससे करता है? तो तने के माध्यम से करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन को ढूंढना है। कह रहा है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बिल्कुल सही है कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत पीत रस का स्रावन नहीं करता, ये गलत हो गया। यकृत पीत रस का स्रावन करता है, यकृत से ही तो पीत रस निकलता है और जाकर ये पित्ताशय में क्या होता है? जमा होता है। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है कि पीत रस जो है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में सत्य कथन है 1 नंबर और 3 नंबर, यानी बी नंबर विकल्प आपका सही है कि 1 और 3 दोनों कथन सही है, जबकि बी नंबर गलत हो गया क्योंकि कह रहा था कि पीत का श्रवण यकृत से नहीं होता है, रिसाव पीत का यकृत से ही होता है, जाकर पित्ताशय में वो जमा होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा और ए और 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पौधे का भाग और उसके कार्य के बारे में कहा गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि पौधे के भाग और उसके कार्य के बारे में कहा गया। रंध्र क्या करता है? तो रंध्र का मतलब हम बोलते हैं अस्टोमाटा को। ये क्या होता है कि आप कभी देखे होंगे वैसे पत्ते को जो गिरा हुआ है और बहुत दिन हो गया उसका, तो उसके पत्ते का जो ऊपर वाला लेयर होता है वो छूट जाता है, उसमें जाली नुमा सिर्फ होता है।
मान लिया जाए कि ये अगर ये पत्ता है, ये अगर कोई पत्ता है तो देखिएगा इसमें जो इस प्रकार से ऐसे लगा हुआ होता है ये आकृति, तो इसमें देखिएगा बहुत पतला पतला जाली जैसा होता है और इसी को बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है, और रंध्र उसी को बोलते हैं। और ये जो है वो वाष्पोत्सर्जन में सबसे ज्यादा काम आता है। सबसे ज्यादा किस में काम करता है ये, तो वाष्पीकरण यानी वाष्पोत्सर्जन में सबसे ज्यादा काम आता है। तो ए नंबर का जो होगा वो 3 नंबर के मिलान सही होगा। जाइलम, जाइलम को बोलते हैं दारू, जाइलम को और किस नाम से जानते हैं, दारू के नाम से बोलते हैं। और जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है। तो 2 का विकल्प कौन सा मिलान कहेगा, 2 से, 2 का विकल्प 2 से। उसके बाद फ्लोएम, फ्लोएम जो है वो भोजन का परिवहन करता है। तो 2, ये 3 का हो जाएगा 1 नंबर। अब एक ही बच गया, मूल रूप किसका हो जाएगा, जल का अवशोषण से। तो देखिए 1 का 3 किस में है, 1 का 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है और 2 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 ही हो जाएगा, ये भी सही है। 3 का 1 हो जाएगा, ये भी सही है, और 4 का 4 हो जाएगा, यानी सी नंबर विकल्प आपका सही है। तो आपको याद रखना, देखिए सिर्फ शब्द को चेंज किया जाता है और क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाता है। अगर यहीं पे आपको जाइलम को जाइलम ना लिखकर दारू लिखता तो आप शायद नहीं समझ पाते कि दारू किसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है। हम आपको ऐसे तथ्य जो है वो आपको लेकर आते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कह रहा है कि फुसफुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करता है। दूसरा कह रहा है कि फुसफुस शिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त नहीं रक्त प्रवाह करता है। क्या कथन सही है, कह रहा है उपर्युक्त में से सही कथन को चयन करना हमें। तो कौन सा कथन सही है, दोनों का दोनों कथन गलत है। क्यों गलत है कि फुसफुस धमनी में जो होता है वो ऑक्सीजन वाला रक्त नहीं प्रवाहित होता है, और फुसफुस धमनी में CO2 वाला रक्त प्रवाहित होता है, और फुसफुस शिरा जो होता है उसमें ऑक्सीजन वाला रक्त प्रवाहित होता है। इस कारण से दोनों स्टेटमेंट गलत है। कि आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि फुसफुस धमनी होते हैं उसमें CO2 से प्रवाहित रक्त जो होता है वो होता है, और फुसफुस शिरा में ऑक्सीजन वाले रक्त प्रवाहित होते हैं। देखिए यहाँ से एक कंसेप्ट आपको हम देते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन बनता है आपसे कि पूछेगा तो आपको कैसे बनाना है वो देखिए। देखिए अगर रक्त में CO2 है तो वो रक्त को गंदा करेगा, ऑक्सीजन है तो वो रक्त को शुद्ध करेगा। ध्यान रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन के साथ रक्त का प्रवाह हो रहा है तो वो शुद्ध रक्त है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त प्रवाह हो रहा है तो वो अशुद्ध रक्त है। ये बात आप समझिएगा। अब देखिए यहां से आता है सीरा और एक होता है धमनी, इससे आप समझिएगा सीरा और एक होता है धमनी। तो क्वेश्चन पूछता है कि सीरा में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन की प्रवाह हो रही हो, और अशुद्ध रक्त का मतलब ये होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रवाह हो रही हो। तो आप यहां से ध्यान लाइए ये कि सीरा, सीरा का मतलब आप थोड़ा सा सोचिए कि वो होटल में जो सीरा होता है आप देखेंगे मिठाई की दुकान पर वो कितना गंदा होता है, देखते हैं कितना एकदम वो मक्खी वगैरह से भन भन करते रहता है और वो गंदगी होता है। तो आप वही उसी सीरा को ध्यान में लाकर आप ये सोचिए कि सीरा में जो रक्त का प्रवाह होगा वो अशुद्ध रक्त होगा। कैसा होगा, अशुद्ध रक्त होगा। अब इसका ठीक उल्टा इसमें आ जाइए, जब इसमें अशुद्ध हो गया तो इसमें कैसा हो जाएगा, शुद्ध रक्त हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहां से क्या ध्यान रखना है, बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सीरा कैसा होता है, गंदा होता है, इसका मतलब उसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और जब सीरा में अशुद्ध रक्त हो गया तो धमनी में क्या हो गया, शुद्ध रक्त हो गया। अब देखिए जैसे ही इसमें फुसफुस जुटेगा, फुसफुस है ना, इसमें भी फुसफुस, जैसे ही फुसफुस सीरा हुआ और ये फुसफुस धमनी हुआ, ये कंसेप्ट पलट जाएगा। ये अशुद्ध है तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और ये शुद्ध है तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि आप देखिए यहाँ पे कि फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है। यहाँ पे देखिए फुसफुस शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त कह दिया है, इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला गंदी रक्त होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त शिरा में नहीं प्रवाहित होता, फुसफुस शिरा में। ये किस में प्रवाहित होता है, तो फुसफुस धमनी में प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, काफी आसान तरीका ये समझने का। इसे सीधा सा आप समझिए कि सीरा गंदा होता है इसलिए इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है कि CO2 वाला रक्त प्रवाहित हो रहा है, और सीरा का उल्टा धमनी, धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाहित हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इसमें शुद्ध रक्त जा रहा है तो ऑक्सीजन वाला रक्त जा रहा है, और इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, फुसफुस, जैसे ही फुसफुस लगेगा मामला पलट जाएगा इसका। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को और
क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछे गए हैं। तो आप इस कंसेप्ट से आप बस इतना याद रखिए, ये वाला थ्योरी को याद रखिए और इससे आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा। हम क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं, जब भी ये क्वेश्चन मिलता है हम क्वेश्चन को यहीं से बना देते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर युग्म पर विचार करें। देखिए आज क्वेश्चन का जो है ना वो थोड़ा सा लेवल अलग है, थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन और थोड़ा सा बड़े साइज का क्वेश्चन को उठाए हैं, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन को समाहित करने का प्रयास किए हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है कि पादप रोग और रोग का कारण सूक्ष्म जीव। तो कह रहा है नींबू का कैकर रोग जीवाणु के कारण होता है, सही है। गेहूं का रस्ट रोग कवक के कारण होता है, ये भी सही है। गेहूं का रस्ट रोग और कर्नाट बंट रोग दोनों ही कवक से होता है। भिंडी का पीत रोग विषाणु से होता है, ये भी सही है। कह रहा उपर्युक्त में से कौन सा सही है, सही विकल्प ढूंढना है तो तीनों तो सही है, तो तीनों सही है इसका मतलब उपर्युक्त में से सभी इसका सही है। आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। पौधे पादप एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन को लेकर आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ये क्वेश्चन को। नींबू का कैकर रोग जीवाणु से, गेहूं का रस्ट रोग और गेहूं का कर्नाट बंट रोग ये दोनों कवक से होता है, और भिंडी का पीत रोग विषाणु से होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे। कराए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कराए अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा और श्वेत रक्त कोशिका उपर्युक्त में से कौन सा एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। उपर्युक्त में से कौन सा एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपको। तो ये सभी एक कोशिकीय हैं, या तो अमीबा बोले, पैरामीशियम बोले, मुर्गी का अंडा बोले, श्वेत रक्त कण बोले, जीवाणु बोले, और ये सभी जो है वो एक कोशिकीय जीव है। तो उपर्युक्त में से सभी आंसर इसका सही हो जाएगा कि ये सभी जो है वो आपका एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कौन सा परमाणु का उपकण नहीं है। तो जीनॉन का उपकण नहीं है, जबकि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का उपकण है। तो ध्यान रखना है ये सभी बातें कि किसका उपकण नहीं है, तो न्यूट्रॉन का, ये जीनॉन का उपकण नहीं है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पर। पिच ब्लेंड किसका यस्क है, तो पिच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का यस्क है। मोनाजाइट किसका यस्क है, तो वो थोरियम का यस्क है। किसका, थोरियम का। याद रखिएगा मोनाजाइट थोरियम का, पिच ब्लेंड किसका, यूरेनियम का। 27 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह मेसोन का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो मेसोन का खोज युकावा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, युकावा के द्वारा। एडरसन के द्वारा, एडरसन के द्वारा किसका किसका खोज किया था, तो न्यूट्रिनो का खोज किसके द्वारा किया गया था, ये न्यूट्रिनो का तो पॉली किया था, और आपका ये आपका न्यूट्रिनो का तो पॉली हो जाएगा, और एडरसन जो हो जाएगा वो आपका पॉजिट्रॉन का खोज है ना, एडरसन के द्वारा किया गया। और रदरफोर्ड के द्वारा किया गया किसका खोज, तो ये किया गया आपका ये नाभिक का खोज। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद, और ये 29 पे आता है कि पृथ्वी में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु तत्व है। कौन सा धातु तत्व है जो पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, धातु तत्व पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूं, इसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर पे जाएंगे। देखिए ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम और Fe, ये सभी जो है वो तत्व है। क्या है, तत्व है। ये अधातु है, ये उपधातु है, और ये दोनों जो है वो धातु है। अब जैसा क्वेश्चन का डिमांड होगा आंसर वैसा करेंगे। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि पृथ्वी में, यानी पृथ्वी के भूपरपट्टी में, ठीक है, भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व पूछा है, धातु पूछा है। तो धातु तत्व सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम। उसके बाद कौन सा, लोहा। अगर एल्युमिनियम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम आंसर करेंगे किसे, लोहे को। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। अगर क्वेश्चन में पूछता कि पृथ्वी के भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आंसर करेंगे ऑक्सीजन। सर्वाधिक तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन, सर्वाधिक धातु तत्व पूछेगा तो एल्युमिनियम। अगर एल्युमिनियम ऑप्शन में नहीं है तो आंसर करेंगे किसे, लोहे को। अगर उपधातु पूछेगा तो सिलिकॉन को। ये क्रम आप याद रखेगा सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। चलिए आते हैं 25 के बाद, ये 29 के बाद 30 पे। आवर्त सारणी में अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था,
तो अष्टक का नियम दिया गया था न्यूलैंड के द्वारा, डोवर नायरन के द्वारा त्रिक का नियम दिया गया था, मोसले आधुनिक आवर्त सारणी का खोज करता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 पे। दीपा कृषि किस क्षेत्र में प्रचलित है? दीपा कृषि जो है वो आपका प्रचलित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला में। कौन सा जिला में? बस्तर जिला में। देखिए ये सब क्वेश्चन लाने का कारण क्या है, हमने क्वेश्चन जो भी इसमें शामिल किया है साइंस का, वो एनटीपीसी के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, ग्रुप डी के एग्जाम को भी मद्देनजर रखते हुए, सचिवालय साहब, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इसमें क्वेश्चन को शामिल किया गया। ये क्वेश्चन जो है वो झूम कृषि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। झूम एक कृषि होता है जो पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। तो सब इंस्पेक्टर के मेंस में यह क्वेश्चन पूछा गया कि वृक्षों के काटकर भूमि को जलाकर किए जाने वाला खेती का प्रचलन किस क्षेत्र में है? पंजाब, ऐसे ऑप्शन ये नहीं था, पंजाब वगैरह नहीं था, ऑप्शन इस प्रकार से था, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत या पश्चिमी भारत। अब देखिए बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आया था कि भूमि को काटकर, ये वृक्ष को काटकर जलाकर इसका खेती करने के विधि को क्या कहते हैं। तो जो झूम कृषि होता है, झूम कृषि जो होता है वो इसी प्रकार से होता है कि पहले वहां के वृक्ष को काटा जाता है, उसके बाद उसे जला दिया जाता है, उसके बाद उस पर खेती किया जाता है, इसी को झूम कृषि कहते हैं। इसी को सिर्फ डिफिनेशन बदल के लिख दिया था और क्वेश्चन घुमा दिया। और तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो पूर्वी भारत में होगा, क्योंकि उसी तरफ ये प्रचलन है। तो इसलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन को लेकर आते हैं कि ऐसे क्वेश्चन एसआई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दीपा कृषि जो है वो आपका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। झूम कृषि कहाँ पे हो जाएगा? तो आपका इस इलाका में पूर्वोत्तर भारत में हो जाएगा। और पश्चिमी घाट की एक कृषि है, इसका नाम है कुमारी। याद रखिएगा, कुमारी कृषि कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। दीपा कृषि कहाँ पे? तो बस्तर जिला में। और आपका पूर्वोत्तर भारत में कौन सा कृषि? तो पूर्वोत्तर भारत का कृषि हो जाएगा आपका झूम कृषि। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 नंबर पे। कह रहा है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है वो ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जीन नामक प्रोटीन जो पाया जाता है वो मक्का में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, गेहूं एक C3 कुल का पौधा है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे। कॉन्क्रेज किसका नस्ल है? तो कॉन्क्रेज जो है वो गाय का नस्ल है, और ये गाय में सबसे भारी जो गाय होता है ना उसका नस्ल है। कॉन्क्रेज हो गया, ये गाय का एक नस्ल है। और भी बहुत सारे नस्ल हैं जो आप थोड़ा याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे रेड सिंगी हो गया, ये भी एक गाय का ही नस्ल है। उसके बाद अमृत महल हो गया, ये भी एक गाय का ही नस्ल है। इस प्रकार के जो आपका एग्जाम्पल है उसे आप याद करने का प्रयास कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे। किसका प्रयोग करके क्षारीय मृदा को सुधारा जाता है? तो देखिए इसका एक तरीका हम बनाए हुए हैं, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए अम्ल है चूना और Na क्षार जी। अम्ल है चूना का मतलब क्या है कि मिट्टी की जो अम्लीयता होती है वो है का मतलब हाइड्रोजन आयन के कारण होता है, और इसे चूने का प्रयोग करके दूर किया जाता है। यानी अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो चूने का। Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम, यानी सोडियम और पोटेशियम के कारण मिट्टी क्षारीयता हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, और इस क्षारीय मिट्टी को सही करने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद ये रखना, अम्ल है चूना। क्या है? अम्ल है चूना। अम्लीयता किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन आयन के कारण होता है। और इसे दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो चूना का प्रयोग करते हैं। मिट्टी की क्षारीयता बढ़ जाती है, क्यों? तो उसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण इसे दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जी फॉर जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि क्षारीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो जिप्सम का प्रयोग करेंगे। आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए। कह रहा है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। और आपका टिड्डा चेतावनी केंद्र भी कहाँ पे है? जोधपुर में है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, शुष्क क्षेत्र पूछे या टिड्डा क्षेत्र पूछे, दोनों ही जोधपुर में है। त्रिची में क्या है? तो केला अनुसंधान केंद्र है। आपका हैदराबाद में है, DNA फिंगर प्रिंटिंग वगैरह आपका हैदराबाद में ही है। आइए 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 पे।
पूछताछ घास का मैदान किस देश में है? तो पूछताछ घास का जो मैदान है वो हंगरी के क्षेत्र में पाया जाता है। हंगरी जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। न्यूजीलैंड में कौन सा है? तो कैंटेबेरी। कैंटेबेरी घास का मैदान कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। डॉन्स कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद आपका क्वेश्चन उरुग्वे जो ब्राजील तरफ का इलाका है, तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा पंपास। पंपास मिलेगा। उत्तरी अमेरिका में आपको मिलेगा कौन सा? प्रेरी मिलेगा। साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे दो प्रकार की घास, एक वेल्ट और एक सवाना। एक वेल्ट और एक सवाना। तो वेल्ट जो होता है वो शीतोष्ण घास का मैदान होता है, जबकि सवाना जो होता है वो उष्ण घास का मैदान होता है। उसके बाद श्रीलंका में आपका कौन सा हो जाएगा? तो श्रीलंका में आपका हो जाएगा पटाना। और आपका ये क्या बोलते हैं, यूरोप और एशिया वाला में स्टेपीज हो जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ घास के मैदान है जो एग्जाम में आते रहते हैं। आइए 36 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे कर रहा है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। आइए देखिए तमिलनाडु के और कौन कौन से है। तो गुइंडी तमिलनाडु में है। मन्नार मैरिन, इंदिरा गांधी, मुद्दुमलाई और मुकुर्थी, ये सभी जो है कहाँ पे हैं? तो ये सभी जो है वो आपके तमिलनाडु में है। उसके बाद देखिए इसमें ऑप्शन है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, केद्रीमुख और राजीव गांधी नागरहोल, ये सभी कहाँ पे हैं? कर्नाटक में है। केरल की बात करें तो अन्नामलाई, इराविकुलम, मिथाकथम और पराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली, ये सभी कहाँ पे है? केरला में है। आंध्र प्रदेश की बात करें पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटरमन, ये सभी कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। बिजली चली गई है थोड़ा सा जिसकी वजह से अंधेरा है। आइए 37 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। और ये कार्बन क्रेडिट से संबंधित था। ध्यान रखना है क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में। और ये कार्बन क्रेडिट से संबंधित था। किससे संबंधित था? कार्बन क्रेडिट से। 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में हुआ था। और ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। दोनों डेट याद रखना है। 1997 में हुआ था कार्बन क्रेडिट से संबंधित था क्योटो प्रोटोकॉल, और 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो आपका ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित है। 1994 में गठन किया गया है यूएनएफसीसीसी का, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन फॉर्मवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। ये याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी का। चलिए आगे आते हैं 38 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे। करे प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आता है? तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आएगा वो जो सबसे पहला होगा। शाकाहारी होगा नहीं, क्योंकि शाकाहारी किसी को खाता है तो प्रथम तो होगा नहीं। मांसाहारी भी नहीं होगा, सर्वभक्षी भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इसका हरित पादप जो होगा वो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है, क्योंकि सबसे पहला जो होता है वो पोषक तत्व में वही होता है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास होता है श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास होता है इंडोनेशिया के साथ, शक्ति नाम का सैन्य अभ्यास होता है फ्रांस के साथ, और इंद्रधनुष होता है श्रीलंका ये इंग्लैंड के साथ। तो 1 का 2 और 2 का 3, 1 का 2 2 का 3, ऑप्शन नंबर बी और सी मैच कर रहा है। सी का 1 ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर 40 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। 41 नंबर क्वेश्चन करा है कि ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु किस समिति का गठन किया गया है? यानी ट्रेन को जो निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है उसके लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो ये अमिताभ कांत समिति है। कौन सा समिति? अमिताभ कांत समिति। गौतम रे समिति जो है वो जीएसटी में सरलता कैसे लाई जाए, ये सुझाव के लिए गौतम रे समिति का गठन किया गया है। सीके मिश्रा समिति जो है वो ताजमहल के पास जो प्रदूषण फैला हुआ है उसे कैसे कम किया जाए, इसके लिए सीके मिश्रा समिति का गठन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। कोविड केयर एप्स को किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कोविड केयर एप्स जो है वो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। बिहार के द्वारा संजीवनी एप्स को लॉन्च किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 पे आइए। स्वस्थ भारत पुरस्कार 2020 किससे
सबसे स्वस्थ राज्य का दर्जा दिया गया है। तो स्वस्थ भारत पुरस्कार 2020 में सबसे स्वस्थ राज्य का जो दर्जा दिया गया है वो गुजरात को दिया गया है। किसे दिया गया? गुजरात को। आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये बी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 44 करें, सत्य कथन का चयन करें। हमें सत्य कथन चुनना है इसमें। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, जिसमें आइसलैंड पहला स्थान और भारत का स्थान 140वां है। ये सारे कथन सही है कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है 2021 ग्लोबल जेंडर इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन तो ये हो गया। इसमें पहला स्थान पे आइसलैंड है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया कि भारत इस पे 40वें स्थान पर है। तो जब तक आपको 3 क्वेश्चन नहीं याद है तब तक आपके एक क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। देखिए इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन का यही खासियत है कि पूरे कंसेप्ट का ये निचोड़ निकाल के रख देता है। तो ध्यान रखिए इसमें कि जेंडर गैप आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, आइसलैंड इसमें पहले नंबर पे है और भारत का स्थान 140वां है। दूसरा स्टेटमेंट करा है विश्व भूखमरी सूचकांक 2020 पहला स्थान पर बेलारूस और भारत का स्थान 94वां है। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा करा है कि भूखमरी सूचकांक है उसमें बेलारूस पहले स्थान पर है और 94वां नंबर पे भारत। बेलारूस पहले स्थान का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। सबसे ज्यादा भूखे लोग बेलारूस में ही रहते हैं, ये है भूखमरी सूचकांक में। तो दोनों ही कथन सही है, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों कथन सही है। हमें सत्य कथन को ही ढूंढना था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और 1 और 2 दोनों सही आंसर है। 45 पे असत्य कथन को चयन करना है हमें। देखिए हमने इस सेट प्रैक्टिस में काफी ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन का प्रयोग किया है स्टेटमेंट वाला। असत्य कथन को ढूंढिए, सत्य कथन को ढूंढिए, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसलिए हमने दिया है क्योंकि जब तक आपको थोड़ा सा गहन अध्ययन नहीं होगा, जब तक आपका डीप नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर कर ही नहीं पाओगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें असत्य को ढूंढना है। क्या ढूंढना है इसमें? तो कह रहा है कि 2020 में अर्जुन पुरस्कार में सम्मिलित सौरभ चौधरी और मन्नू भाकर का संबंध निशानेबाजी से है। पहली तो बात आप ये जानिए कि क्या ये अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कारित हैं? जी बात सही है, दोनों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और ये दोनों का संबंध जो है वो निशानेबाजी से, दोनों ही निशानेबाज है। अर्जुन पुरस्कार 2020 में 27 लोगों को दिया गया, ये भी सही है, 27 लोगों को दिया गया। अर्जुन पुरस्कार दोनों स्टेटमेंट सही है इससे। इसका मतलब है कि हमें असत्य कथन को ढूंढना था, तो कोई भी कथन असत्य नहीं मिला। इसका मतलब इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अर्जुन पुरस्कार से संबंधित और क्या जानिए कि अर्जुन पुरस्कार जो है इसके तहत दिया जाता है कितना रुपया? तो 15 लाख रुपया दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार के बारे में सत्य कथन का चयन करें। देखिए कह रहे हैं हम आज इतना ज्यादा क्वेश्चन को शामिल किए हैं सत्य कथन असत्य कथन स्टेटमेंट वाला कि आपको भी देखने में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा होगा कि कितने सारे ये सब क्वेश्चन एक ही बार सारा क्वेश्चन ऐसा ही शामिल कर दे। देखिए हम हर सेट में ऐसा क्वेश्चन शामिल करने को थोड़ा सा संख्या इसका ज्यादा हो गया है, पर क्या कीजिएगा थोड़ा सा झेलिए इसे। लेकिन यही क्वेश्चन आपको मेरिट तक लेके जाएगा। देखिए कह रहे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बारे में सत्य कथन का चयन करें। हमें सत्य कथन ढूंढना है। यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए दिया गया। हेपेटाइटिस सी के वायरस के खोज के लिए दिया गया। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल सही है कि जो चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 का, वो हेपेटाइटिस बी में खोज के लिए ही दिया गया है, हेपेटाइटिस सी का खोज के लिए। इस पुरस्कार में माइकल हल्टन, हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एंड राइडर सम्मिलित रूप से दिया गया है। बात से ये तीनों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है। माइकल हल्टर, हार्वे जे आल्टर और चार्ल्स एंड राइटर को दिया गया है। इन सबों को 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखनी एक बात ही एक आपको यहाँ से बता रहे हैं हम कि नोबेल पुरस्कार में जो सबसे पहले घोषणा, आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। तो जो सबसे पहले घोषणा होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र वाला को ही घोषणा किया जाता है। आप हर वर्ष देखिएगा सबसे पहले नोबेल पुरस्कार में जो घोषणा आएगा वो चिकित्सा के क्षेत्र का आएगा, उसके बाद ही किसी का आता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हमें सत्य कथन को ढूंढना था। तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आया। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे 47 का रहा है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित रजनीकांत देवीदास शराब नहीं देवीदास का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो इनका जो संबंध है वो आपका व्यापार क्षेत्र और व्यवसाय क्षेत्र से है। कौन सा क्षेत्र से है? व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र से है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे
कह रहा है 2021 का ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरस्कार का महिला एकल विजेता कौन है। महिला एकल पूछ रहा है तो सिमोना हालेप इसके महिला एकल का विजेता है, जबकि नोवाक जोकोविच पुरुष एकल में विजेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर की पुस्तक है। तो शशि थरूर की पुस्तक है द बैटल ऑफ वेलिंग्स। द बैटल ऑफ वेलिंग किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की पुस्तक है। खालिस्तान करेंसी, खालिस्तान करेंसी है। और एक है बापू अनफॉरगेटेबल, ये जो है वो मनीष सिसोदिया का है, मनीष सिसोदिया का है। और सच कहूं तो जो पुस्तक है वो नाना गुप्ता का है, नाना गुप्ता का है। ये कोई खास नहीं, आपको ये 3 किताब याद रखना यहाँ से। द बैटल ऑफ वेलिंग्स ये शशि थरूर की पुस्तक है, बापू अनफॉरगेटेबल ये मनीष सिसोदिया की पुस्तक है, और सच कहूं तो ये नाना गुप्ता की पुस्तक है। आइए लास्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 से थोड़ी बात आपसे कि वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में फैलाइए इसे, कि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए और सभी लोग को इससे अध्ययन करने का मौका मिले। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें और देख के छोड़ ना दें। आप देखते हैं और देखने के चक्कर में आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपको इतने सारे कंटेंट दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपसे ले क्या रहे हैं, बस मांग तो ये रहे हैं कि बस आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए छोटा सा और शेयर कर दीजिए दोस्तों में। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या करा है कि तरसो, तरसो नहीं तसो है, ये तसोकर, तसोकर एक झील है जो हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। वो किस क्षेत्र में, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है वो लद्दाख के इलाके में पड़ता है। तसोकर झील जो है वो लद्दाख के इलाके में पड़ता है। ये अभी रामसर साइट में शामिल किया गया, इसलिए ये अभी चर्चा में है। रामसर साइट के बारे में आपको पता होगा कि 1971 में 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में एक सम्मेलन होता है, और उस समय से भू आवेश बोले हैं आर्द्र भूमि को संरक्षण प्रदान किया जाने लगा है। भारत में वर्तमान में ये आर्द्र भूमियों की जो संख्या है वो नंबर है कितना, 42 है। तो आज का ये 50 क्वेश्चन था साइंस और करेंट का। कल जो आपको मिलेगा क्वेश्चन उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जीके का ही होंगे, यानी आर्ट्स पेपर का होंगे। तो कल आपको आर्ट्स पेपर प्लस करेंट का क्वेश्चन मिलेगा, और फिर उसके अगले दिन साइंस पेपर और करेंट का क्वेश्चन मिलेगा। इस प्रकार से ये दिन ब दिन आगे चलते जाएगा, और संडे को सुपर संडे टेस्ट होगा जिसमें दोनों क्वेश्चंस को मिलाकर किया जाएगा। उसके बाद मैथ्स के लिए बहुत जल्दी आ रहा है आपका सेट प्रैक्टिस, शाम में मैथ का 25 क्वेश्चन और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन। तो अब देखिए बिजली आई है, जब हमारा सेट सॉल्यूशन खत्म हो गया है तब अब बिजली आई है, बिजली कट चुकी थी, तो हम मोबाइल का फ्लैश को ही जलाकर इस वीडियो को कर रहे थे। थोड़ा सा अंधेरा रहता है रूम में जिसके कारण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, और बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।